अच्छे तरीके से समझिए, भागिए मत यहाँ से, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी टीचर की भी नहीं होता है, स्टूडेंट सबको भी करना पड़ता है। कर्णवंश, कर्णवंश को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं और वह नाम कौन-सा है? कर्णवायन, कर्णवायन वंश। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो कर्णवायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल अगर देखा जाए, तो इसका शासनकाल माना जाता है 75 बीसी से लेकर 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। तो इसका यानी कि जो कर्ण वंश है, इस कर्ण वंश का शासनकाल कब से लेकर कब तक माना जाता है? तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इसका मुख्यतः शासनकाल माना जाता है। अब इस पूरे के पूरे पॉइंट को, कहानी को आप लोग अच्छे तरीके से समझो। देखो, इससे पहले जो चल रहा था, वह चल रहा था कौन-सा? शुंग वंश चल रहा था। यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, शुंग वंश पढ़ रहे थे। और शुंग वंश के जो सबसे अंतिम शासक होता है, शुंग वंश का यानी कि सबसे अंतिम शासक, ठीक है? शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक, उस शासक का नाम क्या होता है? देवभूति। क्या नाम रहा? सबसे अंतिम जो शासक रहा, उस शासक का नाम रहा देवभूति। देवभूति की हत्या, ठीक है? जो ये देवभूति है, इस देवभूति की हत्या किसके द्वारा करवा दिया गया? किसके द्वारा करवा दिया गया? तो देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा करवा दिया गया। वासुदेव ने क्या कर दिया? इसकी हत्या करवा दिया। याद रहेगा? सिंपल सा है ना? और इसके बाद इन्होंने इन्होंने भारत में कर्ण वंश की क्या किया? स्थापना किया। अब तो हो गया ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट, ये जो हो गया पॉइंट्स कि शुंग वंश के सबसे अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने करवाकर इसकी क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि देवभूति की हत्या क्यों हुआ? क्वेश्चन यही है, आपके या मेरे मन में यही आता है कि क्या पुष्यमित्र शुंग जो इतना पराक्रमी वंश से संबंधित शासक हैं, तो ऐसा क्या कंडीशन हो गया था जिसके कारण उसके अंतिम शासक देवभूति की हत्या हो गई? तो अब समझो, कहीं न कहीं क्या होता है, हमारे और आप में कमियाँ होती हैं और उसी कमियों का फायदा दूसरे जो शासक वर्ग हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनके द्वारा उठा लिया जाता है। ठीक है ना? जो हाँ, जो हर्ष चरित्र है, समझना यहाँ पर, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हर्ष चरित्र। आप लोग जल्दी से बताइए इसके लेखक का क्या नाम है? जो हर्ष चरित्र नामक किताब है, जो हर्ष चरित्र नामक पुस्तक है, उसके लेखक का क्या नाम है? वेरी गुड, दीप्ति सबसे पहले, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। दीप्ति, महादेव की दीवाना, अंजलि और शान्या, इन सभी का आंसर सही आया हुआ है और क्या नाम है इनका? वर्णवन। इनके क्या रहे हैं? लेखक रहे हैं। इस किताब में लिखा गया है, इस किताब में वर्णन किया गया है, मतलब इस किताब में यह कहा गया है कि जो देवभूति है ना, किसके बारे में बोला गया है? देवभूति के बारे में बोला गया है कि जो देवभूति है ना, वो अति कामुक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? तो राजपाट में इनका मन नहीं लगता है और अति कामुक शुंग नरेश के जो मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? वासुदेव। ठीक है ना? क्या है? वासुदेव। तो वासुदेव के उकसाने पर जो देवभूति है, तो देवभूति की एक कौन होती है? दासी है। तो देवभूति की दासी कन्या द्वारा मारा गया। ठीक है ना? मारा गया। अब ये चढ़ाया किसने था? वासुदेव ने, कि हत्या कर दो। तो कुछ ना कुछ उस कन्या को तो मिलना चाहिए ना। तो कन्या से वासुदेव ने क्या कर लिया? शादी कर लिया और उसको रानी बना दिया। ठीक है? तो उस कन्या ने रानी, हाँ, कन्या को बाद में क्या बनाया? तो उसके द्वारा कन्या बाद में क्या बन गई? तो रानी बन गई। किसकी रानी बन गई? तो वासुदेव की रानी बन गई। ये कहानी आप लोगों को समझ में आया क्या? मैं मोबाइल अपने से दूर रखा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो यह कहानी समझ में आ गया क्या कि देवभूति की हत्या किस प्रकार से हो गई या देवभूति की हत्या होने के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था? समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को यहाँ पर कुछ होता है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो, एक पॉइंट्स मैं आप लोग के सामने और चर्चा करना चाहूंगा कि जो पुराण है ना, इस पुराण में लिखा गया है, ये जो पुराण है, इस पुराण में यह लिखा गया है, पुराण में यह लिखा गया है कि शुंग इस पूरे पृथ्वी पर, क्या लिखा गया है? तो शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष शासन करेंगे, शासन करेंगे और अंततः यह पृथ्वी कर्णों को मिल जाएगी, कणों को मिल जाएगी, कणों को मिल जाएगी। ठीक है ना? तो बस ये बातें किसमें कही गई है? तो यह बातें बोली गई है पुराण में। किसमें बोला गया है? तो पुराण में इस बातों की क्या है? चर्चा की गई है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया। किसी भी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन या पॉइंट्स बता दो, अगर कोई डाउट्स क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो। अब देखो यहाँ पर शुंगों के द्वारा जो 112 वर्ष तक शासन किया जा रहा है, शुंगों के द्वारा अगर हम लोग देखें, तो शुंगों के द्वारा जो 112 वर्षों का शासन किया जा रहा है, तो इस 112 वर्षों में से, इसी में से अगर देखा जाए तो 45 वर्ष क्या है? कणवों का भी शामिल है। पुराण के अकॉर्डिंग कणवों को भी क्या है? शामिल है। ठीक है? और पुराण में इसके शासकों के बारे में, पुराणों में कणवों का वृत्तांत दिया गया है। पूरा का पूरा वृत्तांत क्या है? दिया गया। बफिंग हो रहा है क्या? शानिया का बफिंग हो रहा है? और भी किसी बच्चे का बफिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपका डाटा प्रॉब्लम कर रहा होगा शानिया। ठीक है? चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप दिल्ली में नहीं हो, नहीं तो दिल्ली का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। चलो, यहां अगर देखा जाए तो सबसे प्रथम बार कौन से हैं? वासुदेव हैं। सबसे प्रथम कौन से हैं? वासुदेव हैं। और वासुदेव के बारे में यह कहा गया है, यह क्या है? 9 वर्ष तक राजा रहे। कितने वर्षों तक यह राजा रहे? 9 वर्ष तक राजा रहे। इनके बाद ग्रेटर नोएडा, अच्छा। मेरा वाईफाई है, डाटा कनेक्शन नहीं है मेरा, वाईफाई है, तो वाईफाई यानी कि ब्रॉडबैंड है, तो उसके कारण शायद है, मे बी मोबाइल बाहर काम नहीं कर रहा है, जिसमें मैं गया था बाहर तो देखा। तो वासुदेव का पुत्र है, इसके बाद इस राजगद्दी पे बैठता है, जिसका नाम क्या है? भूमिपुत्र। क्या नाम है? भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के बारे में यह बताया गया है कि यह 14 वर्ष तक क्या होगा? शासन चलाएगा। 14 वर्ष तक शासन चलाएगा और इसी ने सबसे प्रथम बार यहाँ पर कर्ण वंश में सिक्के को क्या किया? जारी किया था। इसके बाद भूमिपुत्र के बाद
भूमिपुत्र के बाद तीसरे नंबर का शासक बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? नारायण। क्या नाम होगा? नारायण नाम होगा, और नारायण का शासनकाल कितना होगा? 12 वर्ष तक होगा। नारायण का शासनकाल कितना होगा? 12 वर्ष तक होगा। और इसका एक और नाम हमें कहीं-कहीं देखने को मिलता है, और वह कौन-सा? विष्णु नारायण। इसका पूरा नाम कहीं-कहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है? और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एक पुत्र है, चौथे नंबर का, जो कि सबसे अंतिम शासक होता है, और उसका नाम क्या है? शूरशर्मन। क्या नाम है? शूरशर्मन। शूरशर्मन के द्वारा टोटल कितने दिनों तक शासन किया गया? तो शूरशर्मन ने 10 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 10 वर्षों तक शासन किया। और यही जो शूरशर्मन है, तो शूरशर्मन की हत्या, इसकी जो हत्या है, वह इसके मंत्री ने, शिमुक ने कर दी। शूरशर्मन की हत्या, इसकी हत्या किसने कर दी? शिमुक ने कर दी। और शिमुक ने इसकी हत्या करने के बाद एक अलग राजवंश की स्थापना किया, और उसका नाम क्या रहा? आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा नाम रहा? तो आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है? तो हम लोगों ने 2 राजवंशों को यहाँ पर क्या कर दिया? अभी निपटा दिया। कौन-कौन सा? एक तो कर्ण वंश हम लोग का, और दूसरा सूर्य वंश। तो दोनों का दोनों वंश आप लोग का कंप्लीट हो गया। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं होगा। क्या किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है? नहीं है ना? चलो, अब बच्चों की संख्या कम होते जा रहा है, गलत बात है ये। ऐसे में कैसे मैं कंप्लीट करूँगा एंशिएंट हिस्ट्री? अभी बहुत क्लास बाकी है, ऐसा मत सोचना कि आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। अभी तो मैं मेरे द्वारा नहीं भी तो लिया जा सकता है, तो 20 से 25 घंटे की क्लास बाकी है। ठीक है? नहीं, 17 है लाइव। ठीक है? तो हत्या हो गया, और इसके बाद अब जो राज्य है, सबसे मेन एक राज्य है, और वह राज्य कौन-सा है? तो आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है? तो अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। अभी तो यह जो समय चल रहा है, अभी कौन-सा? 30 बीसी से लेकर इसका शासनकाल 250 बीसी तक चला। ठीक है? अब हम लोग बीसी में आ रहे हैं, और प्राचीन भारत का इतिहास तो 712 ईस्वी तक है ना? 712 ईस्वी तक है ना? तो अभी तो हम लोग इसका, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश अगर कंप्लीट होगा, तो हम लोग 250 बीसी तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना? हाँ। हाँ, चलिए आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। अब इसको अच्छे तरीके से समझिए, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को इसके सारे के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। तो पुराणों में एक-एक पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखा दूँगा कि पुराणों में इस वंश को क्या बोला गया है? पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। और जो हमारे अभिलेख हैं, तो अभिलेखों में इसे क्या बोला गया है? सातवाहन बोला गया है। ठीक है? सातवाहन कहा गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो जो इसके संस्थापक हैं, वह कौन से हैं? शिमुक हैं। हाँ, शिमुक। इसके संस्थापक कौन से हैं? शिमुक हैं। और अगर बाय द वे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो आंध्र सातवाहन वंश है, इस आंध्र सातवाहन वंश का टोटल क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र से लेकर पूरा का पूरा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र क्षेत्र है, वहां तक। ये समझिएगा, आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा लगती थी, पूरा का पूरा आंध्रा नहीं। और यहाँ पर कौन सा? महाराष्ट्र वाला। तो ये इसका क्या रहा? क्षेत्र इसका रहा। ठीक है ना? तो दक्षिण वाले क्षेत्र था, और यही रीजन रहा कि इसको हम लोग जो होता है एक और नाम से जानते हैं, और किस नाम से? दक्षिणापति के नाम से जाना जाता है, या दक्षिणापथ भी कहा जाता है। तो दक्षिणापति या दक्षिणापथ कहा जाता है। इनका मूल स्थान कहाँ रहा? इनके मूल स्थान कहाँ रहा? तो इनका मूल स्थान रहा था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान। ठीक है ना? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान को ही इन लोगों के द्वारा क्या बनवाया गया था? राजधानी बनाया गया था। तो प्रतिष्ठान को ही आंध्र सातवाहन वंशों के द्वारा क्या बनवाया गया? तो राजधानी बनवाया गया था। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है? अच्छा, तो डाटा आपका कंप्लीट हो गया होगा कहीं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक पॉइंट करके, कि जो आंध्र वंशीय हैं, इनकी सीमा रेखा कहाँ तक फैली हुई थी? जो आंध्र वंशीय हैं, इनकी सीमा रेखा मुख्यतः कहाँ तक फैली हुई थी? अगर हम लोग इसकी सीमा रेखा को देखते हैं, तो एक साइड कौन सा हुआ? उत्तर हुआ। ये वाला साइड कौन सा हुआ? पूरब हुआ। पूरब में इसकी सीमा रेखा आकर कहाँ पर लगती थी? तो कलिंग के साथ लगती थी, पूरब में। और अगर हम लोग देखते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में इसकी सीमा रेखा कहाँ पर आकर लगती थी? तो शक शासकों के साथ इसकी सीमा रेखा लगती थी। अगर हम लोग दक्षिण में इसकी सीमा रेखा को देखते हैं, तो दक्षिण में जो इसकी सीमा रेखा है, वह कहाँ पर? तो कृष्णा नदी के पास। और अगर हम लोग उत्तर में इसकी सीमा रेखा को देखते हैं, तो उत्तर में इसकी सीमा रेखा कहाँ पर? तो जो विंध्य पहाड़ी है, यानी कि विंध्य पहाड़ी, या हम ये भी कह सकते हैं नर्मदा नदी। तो विंध्य पहाड़ी या नर्मदा नदी के पास लगती थी। तो ये आंध्र वंशीय। अब आप अपने से सोच लो, अगर उत्तर में नर्मदा नदी के पास है, और दक्षिण में कृष्णा नदी के पास है, तो क्या इनका कभी युद्ध उत्तर और दक्षिण में होगा? क्या नहीं ना? नदी है तो नदी के पास तो कोई राज थोड़े है कि राज के पास होगा। राज दो ही जगह पर है, एक कहां पर? कलिंग, और दूसरे कहां पर? शक है। आप कभी साउथ में पड़ोसी राज्यों का डिस्प्यूट देखे हो क्या? नहीं ना? एक तरफ हम लोग चाइना के साथ मिल रहा है तो चाइना के साथ लड़ते हैं, कभी नेपाल के साथ डिस्प्यूट होता है, और पाकिस्तान के साथ तो हमेशा होता है। बिगड़ेल बच्चा है वो, है ना? तो अगर हम लोग आंध्र वंशियों का देखा जाए, जो आंध्र सातवाहन वंश है, इसका अगर हम लोग देखें, तो इसका झगड़ा हमेशा या तो शक वालों के साथ, नहीं तो किसके साथ? कलिंग वालों के साथ। इन्हीं दोनों के साथ इसका युद्ध चलता हुआ रहेगा ना। इन्हीं दोनों के साथ इसका युद्ध होगा ना, बाकी तो किसी के साथ होने वाला नहीं है ना? हाँ, चलो आ जाओ अपने पॉइंट्स पर। सबसे प्रथम हम लोग इसके शासक को देखते हैं, और सबसे प्रथम शासक इसका कौन सा है? शिमुक है। सबसे प्रथम जो शासक है वह कौन सा है? शिमुक है। अब देखिए, जो शिमुक था ना, हाँ, जो सिमुक था ना, यह सिमुक शुरुआती समय में देखा जाए तो जैन धर्म को मान लिया था। फिर हम लोग यह भी देखते हैं
कि हमें यह भी पता लगता है कि ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी बना हुआ था और इसके बारे में अगर हम लोग यह देखते हैं, तो इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में चैत्यों का भी क्या किया था, निर्माण कराया था। तो जैन, बौद्ध और चैत्य इन सभी को आगे बढ़ाने का इसके द्वारा काम किया गया था। लेकिन अंतिम समय में अगर देखा जाए सभी धर्मों का इसने क्या किया, संरक्षण देने का काम किया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में यह काफ़ी दुराचारी, परंतु अंत के दिनों में यह कैसा हो गया था? यह काफ़ी ज़्यादा दुराचारी हो गया और अत्याचारी हो गया। ठीक है? अगर यह दुराचारी हो जा रहा है और अगर ये अत्याचारी हो जा रहा है, तो इसकी हत्या होना क्या है? निश्चित है। तो यही रीज़न हुआ कि इसकी क्या हो गया? वध हो गया। यानी कि इसकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ठीक है? और हत्या जो है किसने किया? तो इसके भाई ने ही कर दिया इसकी हत्या, जिसका नाम कौन-सा है? कान, या हम लोग यह भी कहते हैं कृष्ण। ठीक है? जो कि इसके क्या थे? भाई थे। और इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है, या इनके नाम के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है? तो हमें इसके नाम के बारे में जानकारी मिलता है नासिक अभिलेख से। ठीक है? किसके द्वारा हमें इसके बारे में, यानी कि कान के बारे में या कृष्ण के बारे में हमें जानकारी मिलता है, तो वह कौन-सा है? तो नासिक का अभिलेख है। तो इसी नासिक अभिलेख में इसका नाम पता लगता है। इसका नाम मिलता है। तो नासिक अभिलेख में ही इसके नाम के बारे में हमें पता लगता है। अब ये जो कान है ना, या जो कृष्ण है ना, कान्य या कृष्ण, जो कि उसके भाई होते हैं, तो इनका एक पुत्र है और उस पुत्र का क्या नाम है? उस पुत्र का नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम है? सातकर्णी प्रथम। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शासकों में है, वो यही है सातकर्णी प्रथम। ठीक है? ये है। अब इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ो और इसके बारे में नोट्स बनाओ। थे ना सातकर्णी प्रथम। तो आंध्र सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक है और वह शासक कौन-सा है? सातकर्णी प्रथम है। सबसे प्रतापी शासक है। इसमें सातकर्णी प्रथम में देखा जाए, इसने अलग-अलग उपाधियाँ लिया था और उपाधि में एक तो इसकी उपाधि ये है, इसको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। इसने कौन-सी उपाधि लिया था? तो दक्षिणापथ का स्वामी लिया था। दूसरा, कि इसको प्रतिहंत चक्र का एक चालक भी कहा जाता है। हाँ, इसको क्या बोला जाता है? तो अप्रतिहंत। गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी मतलब इसके बेटे का बेटा था। यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के ये दादाजी थे। ठीक है ना? सातकर्णी प्रथम जो है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के दादाजी की भी बातें हो रही। तो अभी हम लोग दादा के बारे में देख लें, फिर हम लोग पौत्र के बारे में देख लेंगे, है ना? महादेव विद्वाना जी। हाँ, तो ये किस प्रकार से था? तो प्रतिहत चक्र का एक चालक भी इसको क्या है? कहा जाता है। ये इसकी सभी क्या है? उपाधियाँ हैं। और दूसरा इसको कहा जाता है पश्चिम पति की भी इसने क्या लिया था? उपाधि लिया था। इसके द्वारा पश्चिम पति की भी क्या है? उपाधि लिया था। ठीक है ना? इसकी एक और उपाधि थी, इसकी उपाधि ही आप देख लो, इसकी एक और उपाधि थी। वह कौन-सा? सातकर्णी और ये उसकी उपाधि थी। हाँ, अब एक और था प्रतिष्ठान पति के, प्रतिष्ठान पति। ये सभी की सभी इसकी क्या है? इसकी यह उपाधियाँ हैं। ये सभी के सभी इसकी क्या है? उपाधि है। या आएगा याद, इतना रहेगा आप लोग को याद? देखिए, ये भी आप लोग को याद रखना है कि सातकर्णी यानी कि आंध्र प्रदेश का जो आंध्र सातवाहन वंश है, इस आंध्र सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है ये। सबसे शक्तिशाली राजा है। तो आंध्र सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा यही है और इसकी शादी किससे होती है? इसकी शादी किससे किया गया था? यह भी नाम बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो विवाह हुआ था, इसका जो विवाह हुआ था, यह विवाह हुआ था रानी नैनिका से। आप लोगों ने नाम सुना है क्या रानी नैनिका का? आप लोगों के द्वारा नाम सुना गया है क्या? जल्दी बताना। रानी नैनिका का नाम सुना गया है क्या? नहीं सुने हैं? अंजलि बता रही है जी सर, तो बताइए रानी नैनिका किससे संबंधित है? मतलब किसके द्वारा इसका नाम आप लोग सुने हैं? आप सुनिए, ये बताइए पहले। ठीक है? रानी नैनिका कौन से वंश से संबंधित थी? तो यह थी अमीय वंश से, अमीय वंश। तो रानी नैनिका जो थी, अमीय वंश से संबंधित थी। ठीक है? और अगर आप लोगों ने रानी नैनिका का नाम नहीं सुना है, तो इतिहास में एक बहुत अच्छी और प्रभावशाली स्त्री का नाम आप लोग सुनने से वंचित हो चुके हैं। ठीक है? हाँ, एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम क्या है? उस अभिलेख का नाम क्या है? रानी नैनिका अभिलेख, या उसे ही कहा जाता है, अब ये नाम सब कोई सुना होगा, नाना घाट अभिलेख। है ना? आप सभी बच्चे सुने हैं ना? 1-2 को छोड़कर जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं 18-20, उन सभी बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है, नाना घाट अभिलेख। है ना? इसे ही कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है इसको? रानी नैनिका अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, रानी नैनिका अभिलेख के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। और यह बनवाया किसने था? तो बनवाया तो स्वयं थे। अच्छा, अगर रानी नैनिका अभिलेख बना हुआ है, तो अभिलेख तो प्रशासन संबंधित कुछ आदेशों को देने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रशासन को लेकर आदेशों को देने के लिए कुछ किया जाता है। तो क्या हम यह मानकर चलें, अगर इतिहासकारों ने मान लिया है, तो हमें तो मानने में कोई कमी है, मतलब कि कोई कुछ गलती नहीं है। इतिहासकारों ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि जो रानी नैनिका है, या रानी नैनिका यानी कि प्रशासन कार्यों में क्या है? अच्छा, अच्छा। जी, 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 मैं बता दूँगा, सभी वंशों का नाम मैं बता दूँगा। ठीक है? मैं लिस्ट ही पूरा का पूरा आप लोगों को पकड़वा दूँगा और आप लोग देखना हर एक पॉइंट आप लोग का कंप्लीट होगा। मुझे पता है नोट्स थोड़ा बड़ा हो गया होगा आप लोगों का, लेकिन सफिशिएंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, जो कंटिन्यू क्लास किया होगा मेरा, और मैं पूरा का पूरा वंश बता दूँगा। तो रानी नैनिका के द्वारा यह बताया जाता है कि कहीं न कहीं वो प्रशासन में भी अपना क्या करती थी? हिस्सा लेती थी। ठीक है? ये रानी नैनिका जो अभिलेख है, यह कहाँ पर है? तो पश्चिम मालवा के क्षेत्र में। ठीक है? पश्चिम मालवा वाले क्षेत्र में, अर्थात विदर्भ और बरार में, जो बरार का क्षेत्र है, और नर्मदा यानी कि अनूप प्रदेश, या हम ये कह सकते हैं नर्मदा घाटी में। यह है।
रानी नैनिका के बारे में आप लोगों को समझ में आया? चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। इसलिए यानी कि जो यह सातकर्णी प्रथम था, तो इस सातकर्णी प्रथम के द्वारा समझना यहाँ पर, यह जो सातकर्णी प्रथम है, इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया। इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया, पहली बात। और एक जो है, इसके द्वारा क्या कराया गया? राजसूय यज्ञ कराया गया। राजसूय यज्ञ कराया गया। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया और एक कौन-सा है? राजसूय यज्ञ कराया गया। अगर हम लोग नाना घाट अभिलेख को देखते हैं, नाना घाट अभिलेख, तो इस नाना घाट अभिलेख में यह वर्णन मिलता है हमें, ठीक है? नाना घाट अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान दिया गया था। ब्राह्मणों और बौद्धों को क्या किया गया था? भूमि अनुदान दिया गया था। और इसका सबसे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य की प्राप्ति, सीधा यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें भूमि अनुदान देने के बारे में चर्चा किया गया है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? नाना घाट अभिलेख। क्या बताओगे? नाना घाट अभिलेख। याद रहेगा कि सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य, तो सबसे पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य है, तो सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य की प्राप्ति भूमि अनुदान देने के बारे में पता किससे चलता है? तो नाना घाट अभिलेख के द्वारा ही हमें पता लगता है। अच्छा चलो, एक और हम लोग अभिलेख यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है? हम लोगों के द्वारा एक और अभिलेख यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है और वह अभिलेख कौन-सा है? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है ना? किसने बनवाया था? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, तो आप सभी बच्चे जल्दी कमेंट करो, किसने बनाया था? तो हाथी गुफा अभिलेख। वेरी गुड दीप्ति, हिमांशु, 2 बच्चे केवल आंसर दिए। नहीं, अंजलि आपका गलत हुआ। महादेव के दीवाना आपका भी गलत है। चलो कोई बात नहीं है। प्रियंबला गलत है, प्रियंबला गांगुली जी। यह कलिंग नरेश के द्वारा बनवाया गया था। अब आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह कलिंग नरेश के द्वारा बनाया गया था। और कलिंग नरेश किसके द्वारा? तो खारवेल के द्वारा। खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना? तो खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख बनवाया गया। और खारवेल ने इस बात को, हाथी गुफा अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है कि जो सातकर्णी प्रथम है, जो सातकर्णी प्रथम है, तो सातकर्णी प्रथम को हराया था। फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो ये? नहीं पता सर। अच्छा, ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? ठीक है? तो इसमें खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में इस बात के बारे में, इस बात में चर्चा किया गया है कि जो सातकर्णी प्रथम है ना, यह क्या हुआ था? पराजित हुआ था। खारवेल क्या हो गया था? जीत गया था। तो आप इस बात से अनुमान करो, इस बात को लेकर सोचो कि जो व्यक्ति 2-2 अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, एक यज्ञ करा रहा है, राजसूय सूय यज्ञ करवा रहा है, मतलब 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ, और वह व्यक्ति किससे हार रहा है? तो खारवेल से पराजित हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो सातकर्णी प्रथम था, उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली कौन-सा है? खारवेल है। तभी तो पराजित हुआ होगा ना। तो खारवेल इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये तो समझ में आ गया सभी बच्चों को, किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होगा। चलो, अगर हम लोग यह देखते हैं कि जब ये सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है, क्या हो गया? तो सातकर्णी प्रथम, तो जब इसकी सातकर्णी प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि नागनिका ने, कौन से? तो नागनिका, तो नागनिका ने क्या किया? प्रशासन को संभाला। नागनिका के द्वारा प्रशासन को संभाला गया था। नागनिका कौन सी? रानी नागनिका। ठीक है, जिन्होंने, मैंने बताया प्रशासन में पहले से ये क्या करती थी? हिस्सा लेती थी। और इसके बाद अब शासक जो बनते हैं, जिसके बारे में हाथी गुफा अभिलेख में चर्चा किया गया है, इसके बाद जो प्रथम के बाद जो सत्ता पे बैठते हैं, वह कौन से हैं? सातकर्णी प्रथम है। सॉरी, सातकर्णी द्वितीय है। अच्छा हाँ, सातकर्णी द्वितीय, और उसके बाद हाल बैठा था। उसके बाद जो होता है वो अग्निपुत्र सातकर्णी था। तो सातकर्णी प्रथम था। इसके बारे में चर्चा हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो इसके बारे में हमें चर्चा मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है? हाथी गुफा अभिलेख से। और दूसरा इसके बारे में चर्चा मिलता है वेलसा अभिलेख से। कौन सा? वेलसा अभिलेख से पता लगता है। ठीक है ना? इसका जो विवरण है ना, इसका जो विवरण है ना, यह विवरण विवरण इसमें भी काव्य मीमांसा में भी प्राप्त होता है। काव्य मीमांसा में भी प्राप्त होता है। और दूसरा कामसूत्र में भी प्राप्त होता है। इसके बारे में विवरण। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जो काव्य मीमांसा है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा। और जो कामसूत्र है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है वत्स्यायन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वत्स्यायन के द्वारा। वेरी गुड हिमांशु। ठीक है, तो वत्स्यायन के द्वारा इसको लिखा गया। इसके बाद ये कोई उतना ज्यादा प्रतापी शासक नहीं था, सातकर्णी प्रथम। ये उतना ज्यादा प्रतापी नहीं रहता है। इसके बाद जो राजगद्दी पर बैठता है, वह कौन सा है? हाल है। कौन सा है? हाल है। तो यह राजगद्दी पर क्या है? बैठता है। इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में एक किताब है, जिस किताब का नाम क्या है? गाथा हाँ, सप्तशती। उसमें इसका क्या है? विवरण मिलता है। और ये बताया जाता है कि जो हाल है ना, यह प्राकृत प्रेमी था। प्रकृति को लेकर जो होता है, प्रेमी था। और इसी किताब में इसकी प्रेम गाथा के बारे में भी पता लगता है। ठीक है ना? इसका, हाँ, अब देखिए क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए हाल, तो हाल के बारे में बताया जाता है कि इसने 17 राज्यों यानी कि राजाओं को पराजित किया था। इसने 17 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। और इसका एक बहुत जो होता है, एक अच्छी बात इसके बारे में बता रहा हूँ कि, हाँ, बहुत एक अच्छी बात मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका एक सेनापति था। समझना अब यहाँ पर कि इसका एक सेनापति है। जिस सेनापति का नाम क्या था? इस सेनापति का नाम क्या था? विजयानंद। इस सेनापति का नाम था विजयानंद। तो एक बार की बात है कि विजयानंद लंका गया। ठीक है ना? ये जो भारतीय है ना, वो कहीं भी बाज नहीं आते हैं। ठीक है? तो ये कहाँ गया? श्रीलंका गया।
और श्रीलंका की जिस राज्य में गया था ना, वहाँ की राजकुमारी को देखा। बहुत ही सुंदर थी राजकुमारी, ठीक है? तो जिस जिस राजकुमारी का क्या नाम था? लीलावती। उस राजकुमारी का नाम था लीलावती। तो जब ये वापस लौट के आया, यानी कि इसका सेनापति विजयानंद तो श्रीलंका गया था और श्रीलंका जाने के बाद वहाँ की राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता देखकर ये दौड़ते हुए नहीं आया हुआ श्रीलंका से, मतलब जल्दी आया होगा श्रीलंका से, और आने के बाद वह क्या हाल को बताया, राजा को बताया कि एक राजकुमारी है श्रीलंका की, बहुत अति सुंदर है वो। तो हाल बोला कि अति सुंदर है तो देरी किस बात की, शादी की जाए। ठीक है? ये पूरा अपना सेना लेकर वही श्रीलंका के राज्य के बाहर खड़ा हो गया। कहा जाता है कि इसके सेना में उस समय अप्रोक्सीमेटली अनुमानतः कहा जाता है कि 3 से साढ़े 3 लाख जो होती है सेना लेकर उस साम्राज्य के बाहर जो होता है आकर खड़ा हो गया था। या तो लीलावती के साथ शादी कराओ, नहीं तो आक्रमण करके हम लेकर जाएँगे। बेचारे राजा ने इसके साथ विवाह कर देना ही उचित समझा। एक तो प्रभावशाली राजा, शक्तिशाली राजा, तो इसके साथ क्या हो गया, उनकी विवाह संपन्न हो गया। बस यही कहानी है हाल की। हाँ जी। अच्छा, साउंड स्लो है क्या? साउंड स्लो आ रहा है क्या? अब आप लोग की संख्या कम होगा तो स्लो तो होगा ही ना, मेरे में क्या कमी है? ठीक है ना? चलिए। हाँ, पसंद सेनापति को आई और शादी राजा से। सेनापति में वो दम थोड़ी था कि राजकुमारी से शादी कर ले। तो सेनापति तो बस यही कि हम राजा को बताएँगे, राजा खुश होंगे तो इनाम दे देंगे। ये सब तो चापलूस हुआ करते थे ना। ये नेता तो ये आपके सेनापति तो ये चापलूस एक प्रकार के हो गए। तो इन्होंने चापलूसी किया और भाई हाँ, उसको क्या मिला? उसको इनाम मिल गया, पैसा मिल गया बस। हाँ जी। तो इसीलिए तो पहले के राजा जो पसंद आ गई भाई शादी कर ही लेना है। उसमें ना का तो कोई सवाल ही नहीं, और शक्तिशाली है, तो कोई तो रोक ही नहीं सकता था। देख लो आप बिंबिसार का, ठीक है? कि 6 लाख की सेना लेकर 500 शादियाँ कर लिया। मतलब एक शादी में अगर उसका 2 दिन भी गया होगा, तो लाइफ में वह 3 सालों तक तो शादी ही करते रह गया। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे-ऐसे लोग हैं। क्या पता वो कितनी रानियों का चेहरा भी भूल गया हो, कि ये मेरी रानी है क्या? हाँ जी, सीरियसली करते थे। अर्चना पूछ रही है सीरियसली इतना शादियाँ करते थे क्या? तो अगर नहीं करते तो फिर किताब आप एक बात सोचो, अशोक के बारे में कहा जाता है कि 99 भाइयों का हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था और एक भाई को उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए छोड़ दिया था। ये कहा जाता है ना। अब आप सोचो कि अगर उसके द्वारा 99 भाइयों की अगर हत्या किया गया था, तो शादियाँ भी तो कम से कम लेके चलो 30-35 मिनिमम, ठीक है? मैक्सिमम तो कुछ भी कर दिखा दो। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता था। मेन ये था ना कि अब यहाँ देखो, अब एक और कहानी मैं बताऊँगा, एक और कहानी बताऊँगा। शादी संपन्न हो गया ना, रिलेटिव हो गए ना, तो आक्रमण और युद्ध करने का भय भी तो कम हो गया। इसलिए भी शादियाँ किया जाता था। चलो, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग बार-बार नाम चर्चा कर रहे थे, इसमें मूवी भी बना हुआ है, गौतमीपुत्र, और मैंने देखा भी, मूवी पूरा का पूरा देख लिया, लेकिन मज़ा नहीं आया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी। अगर हम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी को देखें, तो उसमें यही यही सबसे खराब रहा है ना मूवी में कि 50 साल के व्यक्ति को हीरो बना दिया गया है। ठीक है? तो वही अच्छा नहीं लगा है, बस नहीं तो बाकी कहानी तो इसकी बहुत अच्छी है। इसका शासनकाल कब से लेके कब तक रहा? तो 106 एडी से लेकर 330 एडी तक। अब ये कहानी किसमें चलने लगा? एडी में चलने लगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसकी उपाधियाँ कोई कम नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? और 5 मिनट के बाद आप सभी आइए आ जाइएगा, क्योंकि 16-17 बच्चे देख रहे हैं, तो उसमें से भी कम अगर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बंद कर दूँगा। हाँ, मैं टी ब्रेक कर लेता हूँ, मैं चाय पी लेता हूँ, तब तक अच्छे तरीके से फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं।
हम लोग को यहाँ करनी में क्या देखना है? उपाधियां, इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां ली गई थी। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पर यह देखना है गौतमीपुत्र सातकर्णी में किसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां ली गई थी। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहली जो इसके द्वारा उपाधि लिया गया था वह कौन सा था? वीरकटक। कौन सा था? वीरकटक। तो वीरकटक की उपाधि लिया गया था, या वीरकटक यानी कि नगर का जो होता है सबसे प्रमुख एक प्रकार से जो होता है उपाधि है, यानी कि नगर को लेकर ये उपाधि था। दूसरा अगर उपाधि देखा जाए तो यह था राजा गज या विंध्य नरेश। कौन सा? राजा गज या कौन सा है? विंध्य नरेश। और तीसरा जो है इसके द्वारा जो उपाधि लिया गया था वह उपाधि लिया गया था त्रिसमुद्र, त्रिसमुद्र तो पिता वाहन, तो पिता वाहन। अब इसका अर्थ और इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ जाइए। त्रिसमुद्र तो पिता वाहन, तो त्रिसमुद्र तो पिता वाहन का मतलब यह हुआ कि जिसकी सेना, इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी जो सेनाएं है ना, सेनाएं तीनों समुद्रों से लगती हो, तीनों समुद्रों तक गई हो। तीनों समुद्र कौन कौन सा समुद्र हो जाएगा? तो एक तो आपका बंगाल की खाड़ी, कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अरब सागर, अरब सागर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इसकी उपाधि थी त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, इसकी उपाधि थी। और इसका मतलब यही था कि जिसका राज्य या जिसकी जो सेना है वह सेना तीनों के तीनों समुद्रों तक पहुंच गई हो, अर्थात इसका राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो इसका राज्य क्या है? सबसे मैक्सिमम क्षेत्रों तक फैला हुआ था। आगे समझ में? यहां तक किसी भी बच्चों को आप लोग जल्दी से जुड़ो, जो बच्चे गए अभी तक आए नहीं। ठीक है, इसने अपने आप को क्या बोला? समझना यहां पर, इसने अपने को, इसने अपने आप को, ठीक है ना, इसने अपने आप को क्या क्या बोला? विंध्य, दूसरा परिपात्रा या परियात्रा, या महेंद्र, जो पर्वत है महेंद्र, तो महेंद्र, इन सभी का स्वामी घोषित किया। इनका स्वामी इसने अपने आप को क्या किया? घोषित किया। इन सभी का स्वामी इसके द्वारा जो होता है घोषित किया गया था। ठीक है, इसने एक और पॉइंट अपने बारे में कहा था, केवल इसकी जीवन का परिचय, इसकी उपाधियों का परिचय में ले रहा हूं। इसके बारे में एक और कहा गया था, वर वरन, वर वरन विक्रम चारु विक्रम, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रयोग इसके समय में काफी ज्यादा उन्नत हो चुका था। तो चारु विक्रम, इसका अर्थ क्या होता है? आपके मन में यही आएगा कि सर जी इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जिसकी चाल, जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह थे, हाथी की तरह हो। मतलब जैसे हाथी चलती है ना बिना कोई टेंशन लिए, हाँ, बिना कोई टेंशन लिए, हाँ, गजगामनी, गजगामनी, तो वही बिना कोई टेंशन लिए एकदम मस्त मौला होकर चलना। इस प्रकार से इसकी जो चाल थी, इसी के कारण वरण जो होता है, वर वरन विक्रम चारु विक्रम, यानी कि जिसकी चाल बढ़िया हाथी की तरह हो, गजगामनी जैसा हो, उसको जो होता है कहा गया। इसको एक और पॉइंट से पुकारा जाता है, एक और कहा जाता है अद्वितीय ब्राह्मण, और ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ये आपके पेपर में आ चुका है। और इस क्या बोला गया? तो इसको बोला गया अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से भी पुकारा गया, अद्वितीय ब्राह्मण। इसके द्वारा क्या नाम दिया गया? अद्वितीय ब्राह्मण भी नाम दिया गया है, जो कि इसी का नाम है। ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण। इसकी माता का क्या नाम था? अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी माता का नाम क्या था? इसकी जो माता का नाम था ना वो था बलसिरी। क्या नाम था? बलसिरी। इसकी माता का नाम था बलसिरी, और माता के बारे में यह कहा जाता है कि जो इसकी माता थी बलसिरी, वह शासन के मामले में हस्तक्षेप करती थी। मतलब शासन, जो सातकर्णी था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो यह अपनी माता बलसिरी गौतमी का हमेशा पूछ के ही, या उनका मतलब कि निर्णय लेकर ही राजगद्दी चलाया करता था। और इसका प्रमाणिकता हमें कहां से मिलता है? क्योंकि दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूं नहीं दिख रहा है क्या? कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है? क्लियर है ना? तो शायद डाटा के कारण प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, तो यहां पर यह कहा गया कि यह किसके द्वारा इसका प्रमाण प्राप्त होता है? तो यह प्रमाण हमें प्राप्त होता है नासिक अभिलेख से। किसके द्वारा हमें इसका प्रमाण मिलता है? तो नासिक अभिलेख के द्वारा हमें इसकी प्रमाणिकता जो होता है मिलता है, प्राप्त होता है। समझ में आ गया इतना? चलिए, इसके बारे में एक और लाइन, एक और पॉइंट कहा जाता है कि जो बौद्ध संघ है, जो बौद्ध संघ है, तो बौद्ध संघ को इसने गांव को जो होता है, गांव को जो होता है दान में दिया था, और वह गांव कौन सा था? अचकालकीय, अचकालकीय। तो बौद्धों को जो गांव जो होता है दान में दिया जाता था, यानी कि ग्राम दान, ग्राम दान, तो वो क्या कहलाता था? अचकालकीय। जहां पर ब्राह्मण, जहां पर बौद्ध अपनी मतलब कि बौद्ध जो होते हैं अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म को लेकर कार्यों को कर सकते हैं, और इस गांव से पूरा का पूरा टैक्स उन बौद्धों को दिया जाता था। ग्राम जो होता है दान करने का मतलब होता है कि उस गांव में तो बौद्ध रहेंगे, और उस गांव से जितना भी रेवेन्यू की प्राप्ति होगा वह सभी का सभी रेवेन्यू किसको दे दिया जाएगा? उन बौद्धों को दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यही यहाँ पर अजकालकीय जो होता है गांव को दिया हुआ था। अगर हम लोग देखते हैं ना गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में देखें, हम लोग इसी के बारे में देख रहे हैं ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक था, और इसने अपने शासन काल में शकों को पराजित किया। जो शक थे उनको क्या किया? इसने पराजित किया। और शक के जो राजा हैं, शायद आप लोगों ने जो मूवी देखा होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो उसमें उस राजा के बारे में, नाहपाल के बारे में चर्चा किया गया है, और आप लोग देखते भी हो। हाँ, फिल्म है तो फिल्म में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया देता है, लेकिन आप लोग नाहपाल शासक का नाम जरूर सुने होंगे मूवी जब देखेंगे। तो महापाल जो होता है, नाहपाल को इसने क्या किया है? पराजित किया। और नाहपाल जो होगा अगर देखा जाए तो जो होता है इसका यहाँ पर इसने क्या कर दिया? अंत कर दिया। दूसरा गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पहलव को भी क्या किया था? पराजित किया था। पहलवों को भी क्या किया था? पराजित किया था। और जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसने यवनों को भी क्या है? पराजित किया था।
तो इन तीनों को गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों पराजय मिला हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को, यहां समझिएगा, इसने स्वयं को एक उपाधि से, यानी कि कृष्ण बलराम, समझना यहां पर, स्वयं को इसने कृष्ण बलराम और संकर्ण के रूप में स्वीकार किया। मतलब समझ में आ रहा है? पहले ही ठीक था, छोटी छोटी बात पे पूरा गांव दे देते थे। हाँ, पहले ही ठीक था और छोटी छोटी बात पे पूरे खानदान को बर्बाद किया करते थे, है ना? राजा चाहे कितने भी साल का हो जाए, 70 साल का भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब उसको लड़की पसंद, अगर 20 साल की आ गई तो शादी हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। पहले ही ठीक था, है ना दिल? हाँ, उस मूवी में भी देखो, मूवी में भी सबसे बड़ी गलती मुझे यही लगी, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, तो उस मूवी में भी सबसे बड़ा खराब यही सीन लग रहा है कि ये अपने आप 50 साल के बुड्ढे को हीरो बना दिया गया है। 50 साल से भी ज्यादा का है वो, एकदम मोटा, और जो महारानी है वो आपको 20-25 साल वाले हैं, तो मूवी इसी कारण फ्लॉप भी हो गया। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो रानी अभी भी मिल जाएंगी। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड, पहले गवर्नमेंट जॉब तो मिले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। शिवराज नहीं समझ में आया? हेलो म्यूजिक जी, चलिए, तो इसने अपने आप को क्या बोला है? अच्छा, इसने अपने आप को किस रूप में स्वीकार किया है? तो कृष्ण, बलराम और संकर्षण के रूप में इसने अपने आप को जो है स्वीकार किया है, अर्थात अपने आप को कृष्ण का अवतार, तो कभी बलराम का अवतार और कभी संकर्षण के अवतार के रूप में सामने रखा है, दर्शक के रूप में सामने रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना पॉइंट्स हो गया। यही गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें इतने पॉइंट्स जो होते हैं प्राप्त होते हैं और पता लगता है। अब हम लोग आते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, 106 एडी से लेकर 130 एडी तक का हो गया कहानी। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? हाँ, अपने परिवार के भी नहीं मानते थे। तो आगे अगर देखा जाए, तो जो सत्ता पे बैठता है, जो राजा होता है, ये भी काफी ज्यादा योग्य शासक होता है, जिसका नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र। यही जो है ना, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है ना, तो हाँ, ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, यही गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रथम बार अपने तरफ से यह आदेश जारी करता है कि आगे कोई भी राजा होगा तो अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाएगा। और इसकी जो माँ का नाम होता है बल श्री गौतमी, तो इसने अपनी माँ का नाम बल श्री गौतमी यानी गौतमी नाम रखा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और अब जो इसके बाद सत्ता पे बैठता है, जिसका नाम क्या है? तो अब इसका नाम है वशिष्ठी, यानी कि इसकी माँ का नाम समझ में आ गया, वशिष्ठी पुत्र, पुत्र पुलवामी, पुलमाणी। ठीक है ना? हाँ, तो ये उसका क्या रहता है? पुत्र रहता है, जो कि काफी योग्य ये भी है। इसने भी दो उपाधियां धारण किया। एक तो इसने उपाधि धारण किया महाराजा का, इसके द्वारा महाराजा की उपाधि लिया गया, और दूसरा इसके द्वारा उपाधि अगर देखा जाता है, तो दूसरा इसके द्वारा उपाधि था दक्षिणा पथवेश्वर। तो सेकंड जो इसके द्वारा उपाधि लिया गया था, यानी कि दक्षिण का स्वामी अपने आप को इसने क्या किया? घोषित किया। ठीक है, अब देखो, तो यही वो पहला शासक है जिसने जिसने आंध्र प्रदेश को, आंध्र को पूरी तरीके से जीत लिया, पूरी तरह जीता था। अभी तक इसकी सीमा रेखा वहां तक लगती थी, सीमा रेखा था, लग रहा था, और अब यहां पर आंध्र को जीत लिया, अर्थात यही से अब क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर के लिए। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि प्रथम आंध्र सम्राट किसको कहा जाता है? कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम आंध्र सम्राट, तो प्रथम आंध्र सम्राट किसको कहा जाएगा? इसी को, यही है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। पुलवामी इसी के समय में जो अमरावती का बौद्ध स्तूप बना हुआ था ना, तो उसके चारों तरफ इसके द्वारा क्या किया गया? विशिष्टनी का निर्माण कराया गया, यानी कि अमरावती के बौद्ध स्तूप का इसने, हाँ, पुलवामी, तो इसी के समय में अमरावती का जो जीवोद्धार कराया गया, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, या आप साथ में लिख लेना कि इसके समय में ही जो अमरावती के बौद्ध स्तूप हैं, तो इस अमरावती के बौद्ध स्तूप का क्या कराया गया? वेस्टिनी का निर्माण कराया गया। अब ये क्या होता है? तो चारों तरफ से लकड़ियों से घेर कर जो होता है वेस्टिनी का, इसका क्या है? निर्माण करवा दिया गया था। बस यही होता है, इसके बारे में इतना ही पॉइंट्स आप लोग को जानना क्या है? जरूरी है। हाँ, दीप्ति क्या प्रॉब्लम है? पुलमावी वी, ठीक है, चलो। अब यहां समझिए, अब एक पॉइंट है, वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी है ना, पुलमावी है ना, तो यह वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का पुत्र, यानी कि इसका जो एक पुत्र है, जिसका नाम क्या है? गौतमी। ठीक है ना, गौतमी। तो हाँ, वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी है, इसका पुत्र रहता है गौतमी, और यह चाहता है कि इसके पुत्र गौतमी की स्थिति क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। तो ये अपने पुत्र गौतमी की स्थिति को मजबूत करना चाहता है। ये इसका क्या है? पुत्र है, तो ये अपनी पुत्र की स्थिति को क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है, और यही रीजन है। सर मेरा डाटा काम और, अच्छा, सर क्या लिखा है? पुलवामी नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक बार बताइएगा, कहाँ पे डाउट हो रहा है आप लोग बताना। अच्छा, इसके पीछे वाले स्लाइड में था, देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा राजा है, शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका बेटा है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी पुलवामी पुलमावी। ठीक है, अब क्या है? ये अपने बाप के तो बराबरी नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो गौतमी है, इसकी बराबरी तो ये नहीं कर पा रहा है। और यह जो गौतमी है, ये चाहते हैं अपने पुत्र की स्थिति को क्या करना? पुत्र की स्थिति को मजबूत करना, ये चाहते हैं।
ठीक है ना? तो यही रीज़न है कि इनके मन में यह है कि वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी है, इसका विवाह कर दिया जाए, ठीक है? इसका विवाह कर दिया जाए और विवाह किसके साथ किया जाए? विवाह किसके साथ किया जाए? तो वो किया जाए कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन के पुत्री के साथ यह विवाह कराना चाहते थे। इसकी पुत्री के साथ या इसकी विवाह कराना चाहते थे। बस थोड़ी देर है, बच्चे कम हो गए हैं इसलिए नहीं तो 1 घंटा और लेते हैं। 1 घंटा नहीं 2 घंटा और लेना था मुझे। ठीक है? तो रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन की पुत्री के साथ ये विवाह कराना चाहते थे और रुद्रदामन के पुत्री के साथ इसीलिए विवाह कराना चाहते थे क्योंकि गौतमी ने यहाँ देखो मेरे द्वारा क्या बताया गया कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है, इन्होंने क्या किया है, यवनों को पराजित किया था। ठीक है? यवनों को क्या किया था? पराजित किया था और यवनों में ये रहता है कि अगर एक बार पराजित कर दिए हो, तो बार-बार अटैक करते रहते थे। तो इनको ये बात पता था कि अगर हमारी मेरी मृत्यु हो जा रही है, तो हाँ, हाँ जी, विवाह की एज हो गई थी। तो अगर मेरी मृत्यु हो जा रही है, तो रुद्रदामन अपने समय का बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था। तो कहीं न कहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी इससे रुद्रदामन से डरते भी थे कि मेरे मरने के बाद क्या होगा? और डरने का एक और रीज़न भी था। डरने का रीज़न यह था कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, वह 2 बार ठीक है, उसने 2 बार वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को पराजित कर चुका था। या 2-2 बार किसी भी प्रकार से प्राण बचाकर यह भागे थे, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को हरा चुका था। हाँ, क्या कर चुका था? पराजित कर चुका था। अब आप अपने से सोचो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी तो चाहते हैं विवाह करवा देना, ये तो चाहते हैं विवाह करवा देना, लेकिन क्या रुद्रदामन जिसने जिसने जो होता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2-2 बार पराजित किया है, तो क्या गौतमी पुत्र सातकर्णी की बातों को यह रुद्रदामन मानेगा? नहीं मानेगा ना। और यही रीज़न है कि इसने क्या कर दिया, इसने विवाह से इसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब ये टेंशन हो गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को कि भैया अगर शादी नहीं करवा रहा हूँ, तो बेटा मेरा डूब जाएगा क्योंकि रुद्रदामन मार देगा, छोड़ेगा नहीं और बार-बार अटैक कर रहा है, बार-बार पराजित कर रहा है और ये अब मरने के कगार पर है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का छोटा भाई था, समझिए वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का छोटा भाई था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? शिवश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी। ये इसका कौन-सा था? छोटा भाई था, इसका छोटा भाई था। तो जब इसका ये छोटा भाई है, तो गौतमी किसी भी तरीके से चाहते थे ना कि रुद्रदामन के साथ वैवाहिक संबंध में हम लोग बंध जाएँ, ताकि जहाँ वो बेटी का शादी कर दिया, वहाँ वो अटैक तो नहीं करेगा ना, आक्रमण तो नहीं करेगा ना और यही सोच के वो चाहते थे। और इस बार रुद्रदामन चूँकि शिवश्री सातकर्णी से क्या था काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि ये वशिष्ठी पुत्र से ज़्यादा जो थे योग्य था। और यही रीज़न है कि रुद्रदामन ने क्या किया, इससे विवाह करने के लिए क्या दिया, राज़ी हो गया और अब यहाँ पर इसके साथ विवाह क्या हो जा रहा है, संपन्न हो गया, संपन्न हुआ। सर जी आज कंप्लीट हो जाएगा ना? आज नहीं कंप्लीट होगा, ऐसे-ऐसे 5-6 क्लास लूँगा तब जाके इतना आसान है क्या हिस्ट्री पढ़ना है? मैं अगर कंप्लीट करना होता आप लोग को मैं बोल दूँ कि कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों को तो ये पता भी नहीं है ना कितनी सारी चीज़ें अभी बची हुई है। आप लोग किताब थोड़ी पढ़े हुए हो और पता रियल में नहीं है, तभी तो आप लोग ये देखते हो बहुत सारे टीचर इतना ही करा के बोलते हैं हो गया और आप लोग भी सोच लेते हो गया और जब क्वेश्चन दे देता है यूपीएससी तब सोचते हैं ये कहाँ से आ गया? ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे हम, यूपीएससी पता नहीं कहाँ से पूछ देता है, यूपीएससी आपके सिलेबस से ही पूछता है, लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं वहाँ पूछता है। यूपीएससी की एक टीम बैठी होती है, हाँ, हम एक बार पढ़ा एसएससी की कोचिंग में, एसएससी की कोचिंग में हाँ, अच्छे टीचर अगर हो तो पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये सब पॉइंट तो है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ देखें तो अब क्या हो गया वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का बस इतना ही काम था। ये पूरी की पूरी कहानी हम लोगों के द्वारा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का समझ लिया गया और आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों में से भी किसी भी बच्चे को वशिष्ठी पुत्र पुलवामी वाला ये शादी और सारी चीज़ों को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, है क्या? किसी भी बच्चे के मन में? नहीं है? वेरी गुड। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएँ। उतना ज़्यादा कहानी नहीं है अब। अब हम लोग नए जो होते हैं शासक को देखते हैं, नए शासक को देखते हैं और अब नया वाला शासक कौन-सा है? शिवश्री सातकर्णी। कौन-सा है? शिवश्री सातकर्णी। और शिवश्री सातकर्णी का शासनकाल अगर देखा जाए तो 154 से लेकर 165 ईस्वी तक रहा। तो 154 ईस्वी से लेकर 165 ईस्वी तक रहा और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जानना है कि यह कौन-सा था? रुद्रदामन का दामाद था। बस। बाकी इसके द्वारा वैसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिससे आप प्रभावित होकर इसके इतिहास को आप जानने का प्रयत्न करो। बस एक ही लाइन नमस्कार विलास गुर्जर। एक ही लाइन आपको जानना है शिवश्री सातकर्णी रुद्रदामन का दामाद था। बस। इसके बाद सत्ता पे कौन बैठता है अब? यज्ञश्री सातकर्णी। अब यहाँ पर जो सत्ता पे बैठ रहा है, नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है? यज्ञश्री सातकर्णी और इसका शासनकाल अगर देखा जाए तो ये कब से कब तक बैठा हुआ था? तो 165 से लेकर 194 ईस्वी तक। एक बात और जानिएगा, इतिहास इतना ही नहीं है। अभी हम लोग दक्षिण भारत का देख रहे हैं, फिर हम लोग उत्तर भारत में भी आएँगे। ये दक्षिण भारत का इतिहास देख रहे हैं ना, उत्तर भारत वाला तो मौर्य काल के बाद वो बंद है ना, तो उसका भी दरवाजा हम लोग खोल कर देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमें सारी बिंदुओं पे जो होता है देखना है और यही इतिहास का क्या है, कमाल है। देखिए, सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण राजा है सातवाहन वंशों का, तो सबसे अंतिम महत्वपूर्ण राजा कौन-सा है? यही है। अंतिम महत्वपूर्ण राजा यही रहता है। और इसने क्या किया, तो जब रुद्रदामन की मृत्यु हो गई, तो रुद्रदामन की मृत्यु हो जाने के बाद जितने भी रुद्रदामन के प्रदेश थे, उन सभी प्रदेशों को इसने क्या कर लिया, हाँ, सभी प्रदेशों को इसने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसके साथ यहाँ लिख सकते हैं कि रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उसके विजित क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है? और इसी के द्वारा देखा जाए तो जलयान का भी
अब काफी अच्छे तरीके से विकास किया जाने लगा था जलयान का भी, जो कि यहीं से अब क्या है, समुद्र व्यापार हो रहा है। समुद्री व्यापार, यहीं से अब क्या हो रहा है, समुद्री व्यापार की शुरुआत हो जा रहा है। चलिए, हम लोग एक बार इसके राज्य को देख लेते हैं, ठीक है? इसके राज्य को देख लेते हैं, काफी अच्छे तरीके से हम लोग राज्य को देखेंगे। जैसे यह मेन पृष्ठभूमि में कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से देखा जाए तो हाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से देखा जाए तो एक तो पूरब हो गया, एक पश्चिम हो गया, दूसरा कौन सा है, यह उत्तर वाला पार्ट हो गया, ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया। कहाँ-कहाँ कौन से राज्य हैं, जैसे अंतिम महत्वपूर्ण राजा है ये सातवाहन का, और अब इस सातवाहन वंश का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो पतन होने के बाद सर इसका ईस्वी कितना होगा? इसका 165 से 194, हाँ, एक सॉरी, 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 अच्छा मैं लिखा नहीं हूँ। तो 165 से 194, 194 ईस्वी तक। चलो, अब क्या हो रहा है कि इसकी जब मृत्यु होती है, उसके बाद हाँ, उसके बाद इसके राज्य का विभाजन होता है। सातवाहन वंश का विभाजन होता है, और सातवाहन वंश के विभाजन में महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट गुजरात का, और कुछ पार्ट एमपी का। ये तीनों के तीनों क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों में जो कहा गया विदर्भ का क्षेत्र, और यहां पर एक राज्य की उत्पत्ति होती है, और वह राज्य कौन सा है, वाकाटक है। तो वाकाटकों के यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति हो रहा है। ये सातवाहन राज्य के क्षेत्र से ही इनकी क्या है, उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रहा है ना? वाकाटक साम्राज्य की उत्पत्ति कब होता है? रुद्रमन्ना देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सबसे प्रथम महिला स्त्री जो शासिका होती है, वह कहां से, तो वाकाटक साम्राज्य से ही होती है। और यही वाकाटक साम्राज्य की उत्पत्ति जब सातवाहन वंशों का पतन हो गया, तो सातवाहन वंशों के पतन के बाद हुआ रहता है। ठीक है? ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो इसमें और आंध्र प्रदेश का, यानी कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर, ठीक है ना? तो प्रतिष्ठानपुर को मिलाकर मिलाकर आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है, वहां पर एक अलग राजवंश की स्थापना होती है, और वह कौन से थे, इक्ष्वाकुओं की होती है। तो हमें इन राजवंशों के बारे में भी पढ़ना है। अब देखिए, यही तो इतिहास है कि अलग-अलग, अब जैसे कृषि किसान बिल है, इतना हंगामा हो गया कि अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छे तरीके से। तो मुद्दे तो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, सिलेबस ऐसे ही बढ़ते जाते हैं यूपीएससी का। तो सातवाहन वंश का पतन हुआ, वाकाटक आ गया, इक्ष्वाकु आ गए, पल्लव इसमें आ जा रहे हैं, ठीक है ना? कुंतल राजा आ जा रहे हैं, इन्हीं सभी राजाओं के बारे में हमको पढ़ना है। अब फिर अब नए सीरीज से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इक्ष्वाकुओं की। हाँ, इक्ष्वाकुओं की क्या हो गई, उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में, यानी कि जो सबसे तमिल वाला क्षेत्र है, तो वहां पर सबसे अंतिम दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, तो वहां पर सातवाहन राज्यों से ही एक अलग राज्य की उत्पत्ति होती है वंश की, और वह कौन सा है, पल्लव वंश है। कौन सा वंश है, पल्लव वंश है। ठीक है? और यहाँ पर इसके पश्चिम दिशा में अगर देखा जाए, पश्चिम दिशा में कौन-कौन से क्षेत्रों को मिलाकर, तो महाराष्ट्र का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग, और कौन-सा, मैसूर का। तो महाराष्ट्र का कुछ भाग और मैसूर का मिलाकर, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, कुंतल राजा की जो होता है, उत्पत्ति होती है। यानी कि कुंतल राज्य की उत्पत्ति होती है, जो आगे चलकर वाकाटकों ने इनको अपने अंडर में मिला लिया था। तो कुंतल राज्य की यहाँ पर क्या है, उत्पन्न होती है। हो गया, कंप्लीट हो गया। और मेन अगर आप लोगों से कभी भी पूछ दिया जाए कि इस वंश की सबसे अंतिम राजा, इस वंश का सबसे अंतिम राजा, तो सबसे अंतिम राजा कौन से होते हैं? पुलवामी तृतीय, पुलुवामी सॉरी पुलुमावी तृतीय। सातवाहनों के सबसे अंतिम राजा होते हैं पुलुमावी तृतीय। यही सातवाहनों का टोटल इतिहास था, यही टोटल इसके बारे में पॉइंट्स थे। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन एक बार बताओ तो? किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आई थिंक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? ठीक है? समझ में आ चुका है? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही जाने दिया जाए। हम लोग नए सिरे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मॉर्निंग में ही मैं क्लास रख दूंगा। जाने से पहले आप सभी बच्चों को लाइक करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग को ये मैराथन क्लास अच्छा लगा है 3 घंटे का,